स्टूडेंट्स दिवाली के ब्रेक के बाद फिर से स्टडी को स्टार्ट करते हैं। आई होप 1-2 डेज के इस ब्रेक को आपने काफ़ी अच्छे से एंजॉय किया हो। आने वाले समय के अंदर आपको मोर हार्डवर्क को कैरी आउट करना है एग्ज़ाम स्पेसिफिक, तो उसके लिए भी ये जो ब्रेक है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट था। स्टूडेंट्स अगर आप 2026 के एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करते हो तो आप देखिए कि आपका जो प्रीलिम्स स्पेसिफिक प्रिपरेशन है उसको आप स्टार्ट करोगे फरवरी के मंथ के समय। कुछ एस्पिरेंट्स उसको जनवरी के समय भी स्टार्ट करते हैं और कुछ मार्च के समय में भी। तो जैसा जिसका ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग में वो अपना प्रिपरेशन को स्टार्ट करता है। प्रीलिम्स स्पेसिफिक प्रिपरेशन के अंदर में क्या आप कैरी आउट करते हो, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस हैं उनको आप सोल्व करते हो, चाहे वो टेस्ट सीरीज के थ्रू या किसी अदर वे के थ्रू। फिर आप देखिए कि करंट अफेयर के जो मंथली कंपाइलेशन है या जो ईयरली कंपाइलेशन पब्लिश होते हैं उनको आप रीड करते हो। आपके जो द हिंदू के जो नोट्स हैं उनको आप वहाँ पे रिवाइज करोगे। और इसके अलावा स्टूडेंट जो बेसिक पार्ट है जिसके अंदर में आपका एनसीईआरटी बुक है, जो स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक है हर एक सब्जेक्ट के रिगार्डिंग में, उनको आप यहाँ पे रीड एंड रिवाइज करोगे। तो स्टूडेंट्स उस दौरान में आपका जो मेंस का पार्ट है उसको आप कवर है वो नहीं कर पाओगे, स्पेशली जो आंसर राइटिंग है, जो डाटाज हैं उनको वहाँ पे रिवाइज करना। मेंस स्पेसिफिक जो एरिया है जिसके अंदर में आपका एथिक्स का पार्ट भी है, आपका ऑप्शनल का पार्ट भी है और आपका ऐसे का भी वहाँ पे एरिया है। और आप देखिए कि ओवर द ईयर्स आपने ऑब्जर्व किया होगा कि प्रीलिम्स के एग्जाम के बाद में और मेंस के एग्जाम से पहले जो समय होता है बिटवीन द प्रीलिम्स एंड मेंस, ओवर द ईयर्स इसको यूपीएससी के द्वारा रिड्यूस है वो किया गया है। तो ये आपका ऑलरेडी जो प्रिपेयर्डनेस है उसको ये चेक करता है कि आपको पहले ही अपना प्रिपेयर्डनेस को कैरी आउट करना है और उन 2-3 मंथ के दौरान में तो आपको अपना प्रैक्टिस है वही करना होगा। तो जो नवंबर दिसंबर का समय है, आने वाला जो समय है उसको आप यूज कीजिए अपना, स्पेशली जो मेंस एरियाज हैं उनको कवर करने के लिए। आपका जो ऑप्शनल एरिया है उसको कवर करना है, उसका आंसर राइटिंग भी आपको करना है। आपका जीएस स्पेसिफिक आंसर राइटिंग भी आप कर सकते हो, क्योंकि काफ़ी बार तो आप देखिए कि बेसिक सवाल भी पूछ लिए जाते हैं। एक बार जीएस पेपर सेकंड के अंदर में क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो 1935 है उसके जो सैलिएंट फीचर्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो आपको पता होना चाहिए सैलिएंट फीचर कौन से हैं। या फेडरलिज्म इसके थ्रू यहाँ पे एग्जिस्टेंस में आया, जो लेटर फॉर्म में हमारे जो पॉलिटिकल प्रोसेस में जो देखने के लिए मिलता है। तो अब ये तो डिस्कशन हुआ कि आपको आने वाला समय कैसे बेटर वे में यूज करना है, जो मेंस के पार्ट हैं उनको आपको कवर करना है, चाहे ऑप्शनल हो, आंसर राइटिंग हो, कैसे बेटर वे में आंसर का आप रिप्रेजेंटेशन कर सकते हो प्रैक्टिस के थ्रू में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स न्यूज़पेपर के बारे में, तो आप देखिए कि हमने 19 और 20 का जो न्यूज़पेपर है उसको नहीं अपलोड किया था। उस दौरान में आपका जो न्यूज़पेपर के रिगार्डिंग में आपका जो एंगेजमेंट है या जो आपका इन्वॉल्वमेंट है वो काफ़ी कम था। आप भी अपनी दिवाली प्रिपरेशन के अंदर में बिजी हो गए। तो आने वाले 1-2 डेज के अंदर में उस दौरान में जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ था 19 एंड 20 के दौरान में उसको हम इंक्लूड करेंगे न्यूज़पेपर के अंदर में। और जिन न्यूज़ को ऑलरेडी कभी रीड है वो नहीं किया गया था। अगर हम बात करें 21 के पर्सपेक्टिव से, तो 21 को तो आप देखिए कि द हिंदू का जो न्यूज़पेपर है वो नहीं पब्लिश हुआ दिवाली की वजह से। तो उस दिन का तो आपको न्यूज़ है वो नहीं कवर करना है। अब 22 का स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट न्यूज़ है वो H1B वीज़ा के पर्सपेक्टिव से है। H1B वीज़ा है वो क्या है? H1B वीज़ा है कि यूएस का जो कंपनीज हैं अपने इकोनॉमिक एम्पावरमेंट या इकोनॉमिक डेवलपमेंट के रिगार्डिंग में जो हाई स्किल फॉरेन वर्कर्स हैं उनको रिक्रूट हैं वो कर सकती हैं। हाई स्किल के जो फॉरेन वर्कर्स हैं उनको रिक्रूट किया जाता है और उनको काफ़ी कम पेमेंट भी दिया जाता है यूएस के, अगर हम एम्प्लॉय हैं उसके कंपैरिजन के अंदर में। अगर इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखें तो जो पेमेंट है वो काफ़ी अधिक है, बट आप देखिए यूएस के पर्सपेक्टिव से जो पेमेंट है वो काफ़ी कम है। अब ये जो हाई स्किल हुआ करते हैं जिसमें 70% जो लोग हैं वो इंडियन पर्सन ही हैं, H1B वीज़ा के होल्डर्स। सितंबर के समय में यूएस अथॉरिटीज़ ने एक डिसीजन लिया, इसका जो एप्लीकेशन फ़ी है वो इंक्रीज होगा। एप्लीकेशन फ़ी को इंक्रीज कर दिया गया $1 लाख। 1 लाख जो यूएस डॉलर है उतना इसको इंक्रीज है वो कर दिया गया। फिर आप देखिए कि प्रेजेंट समय में जो फ़ी है वो कितना है। प्रेजेंट समय में फ़ी है कुछ $1000 के आसपास है, कुछ $1000 के आसपास है। और इसी जो एप्लीकेशन फ़ी को इंक्रीज किया गया है उसको यूएस का जो कोम्बर ऑफ चैम्बर्स है उसने आप देखिए कि कोर्ट के अंदर में चैलेंज किया है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, अनलॉफुल है इस तरीके से एप्लीकेशन फ़ी को इंक्रीज करना। अब यहाँ पे क्या चेंज हुआ, यहाँ पे बताया गया है कि जो
फी का जो इंक्रीज है जो चेंज ऑफ स्टेटस के ऊपर में नहीं अप्लाई होगा कि किसी को अपना जो वीज़ा है उसके थ्रू एक्सटेंशन को कैरी आउट करना है, आने वाले समय में अपना टाइम पीरियड को इंक्रीज करना है, तो उनके ऊपर में ये जो फ़ी है उसका एप्लीकेबिलिटी है वो नहीं रहेगा। इंडियन ओरिजिन के जो पर्सन्स है उसको ये इम्पैक्ट करेगा, यस इम्पैक्ट तो कर सकता है आने वाले जो न्यू एप्लीकेंट्स हैं उनके रिगार्डिंग में, क्योंकि उनका जो रिक्रूटमेंट है वो वहाँ पे जो हाई एप्लीकेशन फ़ी है, कुछ कुछ एप्लीकेशन फ़ी तो इस तरीके से है कि आप देखिए कि जो 60-70% जो लोग हैं वहाँ पे इस प्रोसेस के थ्रू उनका जो टोटल सैलरी है वो भी उतना नहीं है। तो ये हमने यूएस के पर्सपेक्टिव से रीड किया। नेक्स्ट आप देखिए कि एफडीआई के बारे में है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है कि बाहर से जो पैसा है वो इंडिया के अंदर में इन्वेस्टमेंट है वो उसके लिए आए। अभी आरबीआई के जो डाटाज हैं वो बताते हैं कि लास्ट मंथ के दौरान में, अगस्त के मंथ के समय में, हमारा जो बाहर से जो पैसा आया है उसमें डिक्लाइन हुआ है, 159% डिक्लाइन है वो यहाँ पे बताया गया। डेट मीन्स की जो इनफ्लो ऑफ मनी है इंडिया के अंदर में वो रिड्यूस हुआ है, आउटफ्लो है वो यहाँ पे इंक्रीज हुआ। दिवाली के सेलिब्रेशन को बताया गया है चेन्नई के अंदर में, आप देखिए कि चेन्नई के वहाँ पे भी जो फायर क्रैकर्स हैं उनको यूज किया गया, और यहाँ पे दिल्ली के स्पेसिफिक जो फायर क्रैकर्स का न्यूज है कि फायरवर्क्स को इस तरह अलाउ किया गया था, तो वहाँ पे दिल्ली का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसके अंदर में डिक्लाइन है वो हुआ है, और डिक्लाइन हुआ है लास्ट 5 ईयर्स के कंपैरिजन के अंदर में वन ऑफ द लोवेस्ट नंबर के ऊपर में। सबसे पहले तो आपको एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में पता होना चाहिए। एयर क्वालिटी इंडेक्स के अंदर में आप देखिए कि 6 यहाँ पे इसके जो कंपोनेंट्स हैं वो हुआ करते हैं। पार्टिकुलेट मैटर है जो 2.5 है, पार्टिकुलेट मैटर है वो 10 है, तो आप देखिए कि इन दोनों को यहाँ पे इंक्लूड किया जाता है। ओजोन जो कि ग्राउंड लेवल के ऊपर में, आप देखिए कि एटमॉस्फेयर में जो ओजोन है जो तो यहाँ पे हमारे हेल्थ के लिए बेनिफिशियल हुआ करता है, अल्ट्रावायलेट जो रेडिएशन है उनसे हमको प्रोटेक्ट करता है, पर ग्राउंड लेवल के ऊपर में जो ओजोन है वो हमारी हेल्थ के लिए डेंजरस है। तो आप देखिए कि ग्राउंड लेवल का जो ओजोन है, ओजोन के अलावा कार्बन मोनोऑक्साइड है, इसके अलावा आपको नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिलेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और आप देखिए कि सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये 6 कंपोनेंट्स हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स के। इन पैरामीटर्स के बेसिस के ऊपर में एयर क्वालिटी का जो मेजरमेंट है वो किया जाता है। फायर क्रैकर्स को यूज किया गया, उसके रिगार्डिंग आप देखिए कि ग्रीन क्रैकर्स के भी यूज के बारे में था कि ग्रीन क्रैकर जो कि सीएसआईआर और नीरी के द्वारा जिनको डेवलप किया गया है उनको यूज है वो किया जाए, जैसे यहाँ पे पोल्यूशन लेवल को रिड्यूस है वो किया जा सके। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, इंडिया स्पेसिफिक है, हमारे पीएम सर दिवाली के सेलिब्रेशन से पहले कंट्री के पर्सपेक्टिव से एक लेटर लिखा था। कंट्री के जो रिसेंट वर्क हैं उनको उन्हें उनके द्वारा प्रेज किया गया, चाहे ऑपरेशन सिंदूर को प्रेज करना हो, हमारे डिफेंस फोर्सेज ने जिस तरीके से प्रिपेयर्डनेस है, प्रिसीजनेस है उसको शो किया है ऑपरेशन सिंदूर के थ्रू। इसके अलावा कंट्री का जो स्टेबिलिटी है जो ग्लोबल पर्सपेक्टिव से उसको भी इनके द्वारा मेंशन है वो किया गया। नेक्स्ट आप देखिए अफगानिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं इंडिया के विजिट के लिए आए थे, वो तालिबान के जो लीडर हैं, तो उस दौरान में प्रॉमिस किया गया था कि इंडियन जो टेक्निकल मिशन है अफगानिस्तान के अंदर में उसका स्टेटस अपग्रेड किया जाएगा, एज ए एम्बेसी के रूप से, इंक्रीज कर दिया जाएगा। एम्बेसी के अंदर में आप देखिए कि हमारे अगर डिप्लोमेट्स वहाँ पे हैं तो वियना कन्वेंशन उनके ऊपर अप्लाई रहेगा। कोई भी उनके द्वारा क्राइम अगर कमिट होता है अफगानिस्तान में तो वहाँ का जो लॉ है वो उनके लिए एप्लीकेबिलिटी नहीं रहेगा। वियना कन्वेंशन जो है वो डिप्लोमेट्स को एक इम्यूनिटी है जो ग्रांट करता है, उनको प्रोटेक्ट करता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स एम्बेसी है, तो आप सपोज कीजिए कोई एम्बेसी एरिया है तो उस कंट्री के अंदर में वो जो होस्ट एरिया है अदर अदर नेशन का वो टेरिटरी है, बट उसके आउटर एरिया के अंदर में जो सिक्योरिटी है वहाँ का जो लोकल कंट्री का जो सिक्योरिटी फोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, ये जो इंटरनल यहाँ पे लेयर ऑफ सिक्योरिटी है वो वहाँ पे जिस कंट्री का वो एम्बेसी है उनका फोर्सेज वहाँ पे प्रेजेंस होती हैं। और फिर अंदर के अंदर में आप देखिए कि फिर जो डिप्लोमेटिक वर्क है, डिप्लोमेटिक एक्सचेंज है उसको कैरी आउट है वो किया जाता है। ये एम्बेसी के बारे में था। एम्बेसी के पर्सपेक्टिव से आपको एक और न्यूज़ पता होना चाहिए कि जो कॉमनवेल्थ के जो कंट्रीज हैं, कॉमनवेल्थ एक ग्रुप है जो कि यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड के द्वारा जिसको चलाया जाता था, और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने जो अदर वर्क जो कैरी आउट किए थे कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमिंग के अलावा, तो कॉमनवेल्थ के अंदर हमारा जो मेंबरशिप है उसको रेटिफाई किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा। तो कॉमनवेल्थ जो कंट्रीज हैं जहाँ पे मैक्सिमम वो कंट्री हैं, उसके अलावा भी कंट्री हैं उसके पार्ट, मैक्सिमम वो हैं जहाँ पे ब्रिटेन का जो रूल है वो हुआ करता था। कुछ ऐसे भी नेशन है जहाँ पे रूल नहीं था बट वो कॉमनवेल्थ का पार्ट हैं।
तो स्टूडेंट्स उन एरियाज में हाई कमीशन है, हाई कमीशन नाम के जो इंस्टीट्यूशन है वो हुआ करते हैं। आपने ब्रिटिश हाई कमीशन देखा होगा दिल्ली के अंदर में, और आप देखिए कि यूएस का हमारे यहाँ पे एम्बेसी होता है, ब्रिटिश हाई कमीशन होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट तमिलनाडु के पर्सपेक्टिव से है, अभी कुछ स्टेट्स ने इसके रिगार्डिंग में चेंजेस भी किए हैं कि फैक्ट्रीज के अंदर में वुमेन्स को अलाउ किया जाए, डेंजरस जो फैक्ट्री जॉब है उसके रिगार्डिंग में भी जो रूल्स हैं उनको अमेंड किया गया है। नेक्स्ट आप देखिए कि ग्लोबल पर्सपेक्टिव से यहाँ पे हमारे जो फॉर्मर एनएसए हैं उन्होंने बताया है एक एडिटोरियल के अंदर में कि ग्लोबल पर्सपेक्टिव से कैसे जो फ्रेंडलेस वर्ल्ड है उसके अंदर में इंडिया का जो सिचुएशन है वो प्रेजेंट समय में एग्जिस्ट करता है। तो वो जो गाजा के रिगार्डिंग में जो पीस प्रोसेस को डिस्कस किया गया, तो क्या वहाँ पे इंडिया का भी किसी तरीके से रोल था, क्या इंडियन पॉलिटिकल लीडर को वहाँ पे विजिट करना चाहिए। फिर चाइना के साथ में जो हमारे रिलेशंस रिवाइवल हुए हैं उनको भी यहाँ पे जो डिस्कस है वो किया गया है कि चाइना का एक इम्पोर्टेंट रोल है। हम जो एशिया स्पेसिफिक एरियाज के अंदर में जो कोऑपरेशन एंड प्रोग्रेस है उसको कैरी आउट है वो किया जा सकता है। और इससे पहले आप देखिए कि हमने दिवाली से पहले एक एडिटोरियल रीड किया था जो चाइनीज पर्सन के द्वारा लिखा गया था। उन्होंने एससीओ प्लस में जो ब्रिक्स है, एससीओ प्लस में ब्रिक्स है, उसको एज ए इंस्ट्रूमेंट के रूप से ग्लोबल डिप्लोमेसी में यूज करने के लिए कहा गया कि इंडिया और चाइना बोथ इन ग्रुप्स के पार्ट हैं और इन दोनों इंस्टीट्यूशंस को बेटर वे में यूज हैं वो कर सकते हैं। तो फ्रेंडलेस वर्ल्ड है, जो डिप्लोमेटिक वर्ल्ड है जिसके अंदर भी कोई परमानेंट जो यहाँ पे फ्रेंड है वो नहीं होता है, परमानेंट आप देखिए कि कोई एनिमी भी नहीं होता है, अपने एक बेनिफिट के लिए वो एक दूसरे के साथ में नेगोशिएशन है या जो कोऑपरेशन है उसको कैरी आउट करते हैं। हमारे जो पॉलिटिकल लीडर हैं जो आने वाले समय के अंदर में आसियान जो समिट है या ईस्ट एशिया समिट है उसके लिए जाएंगे। आसियान क्या है, आसियान 10 कंट्रीज हैं, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट नेशंस के जो 10 कंट्रीज उनका ग्रुप है, और ईस्ट एशिया जो समिट है उसके लिए पार्टिसिपेट करेंगे। जापान के जो पॉलिटिकल लीडर हैं उनको इनके द्वारा प्रेज किया गया, कॉन्ग्रेचुलेट किया गया। जापान के साथ में हमारा जो रिलेशन है काफ़ी वाइटल है, अभी हमारे पॉलिटिकल लीडर वहाँ के लिए गए थे। और स्पेशल आप देखिए कि स्पेशल स्ट्रेटजिक जो ग्लोबल पार्टनरशिप है वो हमारा जापान के साथ में एग्जिस्ट करता है। स्पेशल स्ट्रेटजिक ग्लोबल पार्टनरशिप जापान के साथ में है। लंदन बेस्ड स्कॉलर हैं जिनको कि ब्लैकलिस्ट किया गया है कि आने वाले समय में इंडिया में जो एंट्री नहीं कैरी आउट कर सकेंगे, कुछ वीज़ा प्रोसेस के रिगार्डिंग में ये डिसीजंस हैं वो लिए गए। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स कहाँ पे है ये, हेडक्वार्टर आप बताना, ये आपके लिए होमवर्क है। कहाँ पे है, क्या पेरिस के अंदर इसका हेडक्वार्टर है या लंदन के अंदर में है। G7 कंट्रीज ने इस फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स को सेटअप किया था। मनी लॉन्ड्रिंग है जो इसका इनिशियली इसका मेन डोमेन एरिया होता था, बाद में टेरर फाइनेंसिंग को भी इसके डोमेन में इंक्लूड है वो किया गया। तो एफएटीएफ का मीटिंग होगा पाकिस्तान के अंदर में, जो टेररिज्म का जो स्पॉन्सर है उसको इंडिया के द्वारा फोकस के अंदर में या रेजोल्यूशन में प्रपोज है वो किया जाएगा वहाँ पे। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे हैदराबाद बेस एक डॉक्टर हैं जिनके कंटिन्यूस एफर्ट्स की वजह से जो ओआरएस है, ओआरएस के रिगार्डिंग में कोई नेम है जो कि यहाँ पे शुगर इंक्लूडेड जो ड्रिंक है उसके अंदर में इस नेम को यूज है वो ना किया जाए, चाहे वो प्रोडक्ट से पहले या प्रोडक्ट के लेटर फेज में। तो आप देखिए कि इस तरीके से उनके द्वारा एफर्ट्स हैं वो लगाए गए थे। नहीं, काफ़ी सारे ऐसे जो मेडिकल एरियाज में ऐसे प्रोडक्ट्स हैं वो आ गए थे जहाँ पे इस तरीके से जो नेम है, सिमिलर नेम है, उनको यूज है वो किया जाता था। एफएसएसआई के द्वारा यहाँ पे एफएसएसआई के द्वारा रूल्स है उसको नोटिफाई किया गया कि ओआरएस का यूज है वो नहीं किया जा सकता। और शुगर को अगर आप देखिए कि डायरिया का जो कंडीशन है उसमें यूज किया जाएगा, इस शुगर का जो बेसिकली प्रोडक्ट है तो वो उसको मोर इम्पैक्ट है वो कर सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, सीरिया में आप देखिए कि एचटीएस ने पावर को टेक ओवर किया था, एचटीएस ने पावर को टेक ओवर किया सीरिया के वहाँ पे। तो सीरिया के रिकंस्ट्रक्शन के रिगार्डिंग में वर्ल्ड बैंक ने कुछ यहाँ पे जो पैसे हैं वो ग्रांट किए हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे फ्रांस का जो पॉलिटिकली जो चेंज हुआ है उसके बारे में मेंशन है, तो एग्जाम के लिए नहीं इम्पोर्टेंट है। ये भी जो फ्रांस के ही पर्सपेक्टिव से है, एग्जाम के लिए ये भी नहीं इम्पोर्टेंट है। और स्टूडेंट्स नेक्स्ट अगर हम बात करें अमेजन का जो क्लाउड सर्विस है उसके बारे में मेंशन है, सर्विस के कट के बारे में एंड उन प्रोसेस को बताया गया। गाजा के बारे में है कि जो ट्रूस है वो मोर देन एक्सपेक्टेड सिचुएशन के अंदर में वहाँ पे कैरी आउट हुआ है। जेडी वेंस जो यूएस के वाइस प्रेसिडेंट हैं उनका यहाँ पे स्टेटमेंट है। इसके अलावा स्टूडेंट्स, रसिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट को भी रिजोल्व किया जाए उसके रिगार्डिंग में भी यूएस के जो लीडर हैं वो कि
रशियन पॉलिटिकल लीडर के साथ में जो डिस्कशन है वो किया जाएगा। दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिला है उसको नोट डाउन कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।